बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट किया हुआ है उस पर से है। उसमें हम कुछ टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। जो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट फिर हमारे पास है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारे पास डिफरेंस है वो कौन सा है, और करंट के जो सोर्सेज हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, और इफ़ेक्ट ऑफ करंट कौन सा है। और फिर हम इसको देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। तो यहीं चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 जो हमारे पास चैप्टर है उसका नाम है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट उसके टॉपिक्स की बात कर लें तो वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू करंट, करंट कैरियर्स, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रिक करंट, पहले भी आप लोगों को बताया है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो ये देख लेते हैं हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, फिज़िक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते होते हैं, जिसमें हम चार्जेस की स्टडी करते हैं। ठीक है, और जब वो मूव कर रहे होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर तो तब उनकी स्टडी का नाम जो है वो हमारे पास क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट अगर देखा जाए वो हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। तो चार्ज जहाँ भी फ्लो करेंगे तो उसकी जो स्टडी होगी वो क्या होगी, हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी खुद ही डिफाइन कर रहा है अपनी डेफिनेशन को कि इसमें चार्जेस मूव करेंगे। सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी यूनिट्स हैं हमारे पास वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है हमारे पास वो कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हमारे पास जो फ्लो कर रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, उनका रेट क्या है, मतलब वो कितनी अमाउंट में है, हाउ मच सी है, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। इसकी ना एक और डेफिनेशन है हमारे पास वो देख लेते हैं। वो कहते हैं द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यानी कि हमारे पास एक टाइम के अंदर एक जो क्रॉस सेक्शन है उससे कितना करंट जो है, कितना इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो पास आउट हो रहा है, उसकी अमाउंट क्या है हमारे पास, वो क्या है कहलाएगी, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी। इसके जो डेरिवेशन है वो देख लेते हैं। वो है E इज़ इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी। यहाँ पे डेल क्यू जो है हमारे पास चार्जेस है और डेल टी क्या है, ये हमारे पास टाइम है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसका जो हमारे पास ऐसे यूनिट होता है वो होता है एम्पेयर। अब हम इसके यूनिट जो है उसको देख लेते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है, वो हमारे पास जो एक कंडक्टर है उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो उस टाइम हमारे पास 1 एम्पायर होगा जब हमारे पास 1 कूलम चार्जेस हों, इलेक्ट्रिक चार्जेस। सही है। और पास आउट जब किसी भी क्रॉस सेक्शन से कर रही हूँ उनका जो टाइम पीरियड हो वो हमारे पास 1 सेकेंड हो। यानी कि 1 सेकेंड के अंदर कितने 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज जब पास करते हैं किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के थ्रू, तो तब हमारे पास जो करंट होता है वो 1 एम्पायर होता है। वो अब उसकी डेरिवेशन देखें तो वो होता है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1 सी एस इनवर्स। यहाँ पे सी क्या है, ये हमारे पास कूलम है, और एस क्या है, ये सेकेंड है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन की। इसकी डायरेक्शन के हमने 3 फेजेस बनाए हैं। इसकी पहला जो दौर था, यानी कि पहले टाइम पीरियड के अंदर इसकी डायरेक्शन कौन सी समझी जाती थी और बाद में उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चेंजिंग गई। ठीक है, और अब जो हमारे पास मौजूदा डायरेक्शन होती है करंट की, उसके बारे में हमारा कौन सा कंसेप्ट है और कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो अब स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है करंट की डायरेक्शन के बारे में। इसको 3 फेजेस में हमने डिवीजन कर रखी है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास जो अर्लियर पीरियड था उसके अंदर क्या था। उस टाइम ये समझा जाता था जब हमारे पास जो करंट है वो किसी कंडक्टर के थ्रू जब पास आउट होता है, फ्लो करता है, तो हमारे पास वो जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनकी मोशन की वजह से होता है। सही है, और वो हमारे पास मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल सर्किट में। सो जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन थी पहले वो थी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
नेक्स्ट फिर बाद में कौन सा कंसेप्ट बना इसकी डायरेक्शन के बारे में वो देख लेते हैं। बाद में ये हुआ कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये देखा कि हमारे पास जो जब करंट है जब वो फ्लो कर रहा होता है किसी भी मेटालिक कंडक्टर के थ्रू, वो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी फ़्लो की वजह से वो फ़्लो होता है, उसका करंट का से है। और जो हमारे पास फ़्लो होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है लोअर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, यानी कि उसकी डायरेक्शन तब कौन सी थी, तब लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ थी। लेकिन अब ये देख लेते हैं थर्ड फेज़, यानी कि जो अब मौजूदा सिस्टम है उसमें हमारे पास करंट की जो डायरेक्शन है वो कौन सी हमें कंसिडर कर रहे होते हैं। तो देख लेते हैं, वो कहते हैं वी आल्सो टेक द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट अलॉन्ग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। जो अब के हम समझ लेते हैं करंट की डायरेक्शन वो ये होती है कि हमारे पास जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव चार्जेस के अलॉन्ग होगी। सही है। की रीज़न वो ये देते हैं हमारे पास उन्होंने ये देखा था जब एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कहा था जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं जब वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, सही है, तो वो बराबर आता है जब नेगेटिव चार्जेस किसी दूसरी डायरेक्शन यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, सही है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो सेम ही होता है। सो उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो करंट है उसका जो फ़्लो होगा वो पॉजिटिव चार्जेस के अलॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा करंट के अमाउंट पर। सो उन्होंने ये बात की थी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट अलॉन्ग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास जो करंट कैरियर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास करंट कैरियर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। करंट का क्या मतलब होता है, यानी कि फ़्लो ऑफ चार्जेस। कैरियर मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू जो करंट है वो मूव करेगा, उसके कैरियर कौन से हैं, उसके ले जाने वाले कौन से हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहते हैं द चार्जेड पार्टिकल, यानी कि हमारे पास ऐसे पार्टिकल जिन पे चार्ज हो, दैट फ्लो इन आ इनडिफिनाइट डायरेक्शन। अच्छा, जो उनकी डायरेक्शन हो एक मखसूस हो, सही है, कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, सही है, जो कंस्टिट्यूट करते हो इलेक्ट्रिक करंट को, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास करंट कैरियर्स कहलाते हैं। और ये डिफरेंट सिचुएशन में हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं। अब वो उनकी एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास करंट कैरियर्स के तौर पे वर्क करते हैं। वो कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक कंडक्टर। जब हमारे पास मेटालिक कंडक्टर की सिचुएशन आ जाए तो तब हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो करंट कैरियर्स होंगे, सही है। लेकिन जब हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का केस आ जाए तो उसमें जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं वो हमारे पास तब क्या होंगे, करंट कैरियर्स होंगे। इस तरीके से जब गैसेस की बात करते हैं तो हमारे पास जो करंट कैरियर्स होंगे, जो चार्जेस को कैरी करने वाले होंगे, वो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होंगे। जब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास जो चार्जेस कैरियर्स होते हैं, करंट कैरियर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, सेमीकंडक्टर के केस में। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास एक टर्म है कन्वेंशनल करंट और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इनके दरमियान डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। वो कहते हैं करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, यानी कि कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, रवायती तरीका। पहले हमने उसकी जब डायरेक्शन की बात की थी तो हमने देखा था कि जो पहले कंसेप्ट था वो ये था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारे पास करंट होता है, सही है, उसको हम नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट का। पहले जो कंसेप्ट था एक रिवायत बनी हुई थी। सो कन्वेंशनल करंट हमारे पास कौन सा होगा, जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होगा। वैसे तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट नहीं होता, लेकिन ये एक रिवायत बनी हुई है। सो उसी को मद्देनज़र रखते हुए वो कहते हैं पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट होता है वो होता है कन्वेंशनल करंट। फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा होता है वो देखते हैं। हमारे पास ऐसा करंट जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो इन्वॉल्व हों, उनकी वजह से हमारे पास जो करंट होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। से एक और फिर डिफरेंस है इनके दरमियान। जो हमारे पास कन्वेंशनल करंट होता है वो फ्लो करता है हायर टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। हमने ऊपर भी बात की कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से क्या होगा, करंट बनेगा। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो फ़्लो करता है लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है।
यानी कि नेगेटिव चार्जेस की वजह से वो करंट बन रहा होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। फिर वो कहते हैं इट फ्लोज इन डायरेक्शन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इनकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है डायरेक्शन ऑफ फील्ड के अलॉन्ग, लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है उनकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमारे पास अपोजिट या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो ये उम्मीद है ये इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट वो बात करते हैं करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। सही है, अब ये देख लेते हैं किस तरीके से हमारे पास जो करंट होगा वो किसी भी मेटालिक कंडक्टर के थ्रू मूव करेगा। वो कहते हैं द इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स आर नॉट बाउंड टू इंडिविजुअल एटम्स बट आर फ्री टू मूव इन मेटल्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं किसी भी मेटल में जो कि किसी भी एटम्स के साथ, इंडिविजुअल एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे होते। सही है, लेकिन क्या होता है वो मेटल के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, आज़ादी से मूव कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। सही है, फिर वो कहते हैं दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन जस्ट लाइक द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इन कंटेनर। अब इनकी जो डायरेक्शन होती है मोशन की वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा होता है, कोई किसी डायरेक्शन में। उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास गैस है और गैस के मॉलिक्यूल की जो मोशन होती है वो भी रैंडम होती है। लाइक इसी तरीके से हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट वो होती है, रैंडम होती है। फिर वो कहते हैं द स्पीड ऑफ रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। जो स्पीड होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है। इनके जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा हमारे पास जो स्पीड होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर उसका क्या इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स की मोशन पे, यानी कि जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें हमारे पास पहला केस है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी तो तब हमारे पास क्या होगा। वो कहते हैं ऑल एटम्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, वो कहते हैं जितने भी एटम्स होते हैं वो हमारे पास क्या रखते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। अब ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। हमारे पास जो एक एटम होता है उसका जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल वो होता है ना जो लास्ट वाला शेल हो, सो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और उन पे ना न्यूक्लियस की जो गिरफ्त होती है वो कमज़ोर होती है, वीक होती है। सही है, यानी कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, सो डिस्टेंस की वजह से क्या होता है उन पे जो फोर्स होती है अट्रैक्शन की न्यूक्लियस की वो वीक पड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है थोड़ा सा जो रूम टेम्परेचर होता है, अब अगर जब रूम टेम्परेचर के अंदर भी हों तो उनको जब टेम्परेचर मिलता है, जब वो एनर्जी गेन करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो फ्री हो जाते हैं, उससे बाहर खारिज हो जाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। सही है, फिर कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स नहीं है, यानी कि समझ ले एक वायर है हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह नहीं है, तो हमारे पास फिर क्या होगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन जस्ट लाइक द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन कंटेनर। वही बात कर रहे हैं, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी कोई भी एक्सटर्नल तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन कर रहे होंगे। सही है, यहाँ पे जैसे आप लोगों को डायग्राम में दिखाया गया है, हमारे पास क्या है, एक वो दिखाया जा रहा है कंडक्टर। सही है, इसमें क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और एटम्स हैं, ये जो छोटे छोटे हैं ना ये हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो है ये हमारे पास एटम्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, ये देखें कोई किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में। सही है, अब हमारे पास वो कहते हैं द नेट करंट थ्रू द वायर इज़ ज़ीरो। जहाँ पे बात करते हैं उस वायर के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो नेट करंट होगा वो ज़ीरो होगा। अब ये हैरानगी की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हमने कहा है जो करंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, या हमारे पास जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो मूव करते हैं तो हमारे पास करंट होता है। अब हमारे पास एक वायर पड़ी हुई है, ठीक है, रूम टेम्परेचर में,
समझ लें। तो अब उसमें क्या होगा, उसमें भी तो हमारे पास वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव तो कर रहे हैं, लेकिन वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। जैसे ये कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारे पास उसमें करंट नहीं होगा। देखिए ऐसे सिंपल एक वायर पड़ी हुई है, अगर उसको हम हाथ लेंगे उसमें तो करंट नहीं होता, हालांकि उसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन उनकी नहीं होती। सो वो एक दूसरे के जो इफ़ेक्ट होता है उसको कैंसिल कर रहे होते हैं, इसलिए हमारे पास जो करंट है, नेट करंट, वो ज़ीरो होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर हमारे पास, ये तो बात होगी कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, ठीक है, कोई एक्सटर्नल सोर्स ना ही था, लेकिन जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स आ जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो तब उस केस में क्या होगा, ये देखते लेते हैं। वो कहते हैं इफ़ द एंड्स ऑफ वायर्स आर कनेक्टेड टू बैटरी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेट अप इट एवरी पॉइंट। अब क्या करते हैं, हमारे पास पहले तो वायर ऐसे सिंपल हमारे पास पड़ी हुई थी, उसमें रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मूव कर रहे थे, लेकिन हमारे पास करंट नहीं था, क्योंकि वो एक दूसरे के जो इफ़ेक्ट था उसको कैंसिल कर रहे थे। फिर हमने क्या किया, हमारे पास एक बैटरी, हमने उसको कनेक्ट की, ठीक है, एक टर्मिनल के साथ पॉजिटिव और दूसरे के साथ हमने नेगेटिव अटैच कर दिया। तो तब हमारे पास क्या हो गया, वो कहते हैं जब हमने इस बैटरी कनेक्ट की तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेटअप हो गई हर पॉइंट पे वायर के अंदर। फिर क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बैटरी द इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, हमारे पास जैसे ही हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड किया, यानी कि एक बैटरी के साथ अटैच कर दी गया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वो क्या करेगा, वो एक फोर्स अप्लाई करेगा, सही है, उन वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो जो हमारे पास फोर्स होगी वो क्या होगी, वो अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि एक टर्म है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको समझते हैं। वो कहते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। अब हमारे पास हमने क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स मॉडिफाई देयर रैंडम मोशन। अब क्या होगा, हमारे पास जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स थे, जिनकी जो हमारे पास डायरेक्शन रैंडम मोशन थी, वो मॉडिफाई हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एंड मूव स्लोली विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो जाएंगे, अब जिनकी डायरेक्शन जो होगी अपोजिट होगी ई के साथ, और वो जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। इस डायग्राम की मदद से हम समझ लेते हैं, जहाँ पे क्या था, हमारे पास जो चार्जेस हैं वो भी पड़े हुए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स से, और हमारे पास एटम्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने ना एक बैटरी कनेक्ट कर दी, एक के साथ पॉजिटिव और दूसरे के साथ नेगेटिव, और उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ गया, सही है। तो क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और उनकी जो डायरेक्शन थी, पहले तो रैंडम मोशन में थे, लेकिन उनके बाद में डायरेक्शन हमारे पास क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई। सो क्या हुआ, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे, और हमारे पास करंट जो है वो फ्लो करने लगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, वो अपोजिट होगी किस चीज़ के, ई के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के। वो फिर कहते हैं द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ वेयर्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स इट इज़ सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड ड्यू टू देयर थर्मल मोशन। अब वो कहते हैं जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो 10⁻³ होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और ये हमारे पास सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से होती है कि किस वजह से होती है, उनकी थर्मल मोशन की वजह से। यहाँ पर वो कहते हैं आ स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू द वायर। हमारे पास एक करंट जो है वो मुसलसल ही फ्लो करेगा ओनली व्हेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन अक्रॉस इट्स एंड। जब तक हमारे पास एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक हमारे पास एक करंट फ्लो करता रहेगा, लेकिन जैसे अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट वो बात करते हैं सोर्सेज ऑफ करंट की, कि हमारे पास करंट के कौन कौन से सोर्सेज हैं। वो कहते हैं आर सोर्स विच मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। हमने बात की है कि हमारे पास जो करंट है वो स्टेडी फ्लो करता रहेगा, कब तक, जब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन होगा। अब करंट के फ्लो के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर हाल में चाहिए होता है, वो मेंटेन रखना होता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है
एक सोर्स हमें रिक्वायर्ड होता है, उसको हम नाम देते हैं, वो हमारे पास होता है सोर्स ऑफ करंट। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन सी ऐसे सोर्स हैं जिनको हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो देखते हैं। वो कहते हैं सोर्स ऑफ करंट कन्वर्ट सम नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं कुछ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है सेल्स की। सेल्स क्या करते हैं, उनके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप लोगों ने अगर सेल देखा हो और उसको कभी तोड़ा हो तो उसमें क्या निकलता है, केमिकल आप लोगों ने देखा होगा, वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है, वो क्या करता है, चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और वो जो होती है फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है और करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। वो क्या करता है, करंट कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें हम जो पेट्रोल होता है वो जनरेटर को प्रोवाइड करते हैं और कॉइल जो होती है वो मूव करती है। सो हमारे पास उसकी शक्ल में मैकेनिकल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किस के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगी। फिर हमारे पास थर्मोकपल। ठीक है, इसमें क्या होता है, कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें हमारे पास हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट एक और हमारे पास सोर्स है, वो है सोलर सेल्स। सी इससे तो आप सब फेमिलियर होंगे, आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये हमारे पास क्या हो गया, सोर्सेस ऑफ करंट। फिर अब इनकी एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। वो कहते हैं व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू द मेटालिक वायर। अब हमारे पास क्या है, दो कंडक्टर्स हैं, उनको हमने कोई भी मेटालिक वायर है उसके साथ अटैच कर दिया है। करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू इट फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अब जो करंट होगा वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा हायर से लोअर की तरफ। सही है, फिर वो बात करते हैं द करंट कंटिन्यूज टू फ्लो। यहाँ पे फ्लो बिटवीन वायर है, जिनके वायर जो है उनके दरमियान करंट जो है फ्लो करता रहेगा। कब तक, अनटिल बोथ एंड इक्वेयर सेम पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम नहीं हो जाता। से जैसे ही सेम होगा वो हमारे पास करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। आफ्टर दिस करंट स्टार्ट्स टू बाद क्या होगा, जैसे सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो हमारे पास करंट जो है वो रुक जाएगा, फ्लो नहीं करेगा। फिर वो कहते हैं दस करंट डिक्रीज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू ज़ीरो। अब करंट जो होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू से ज़ीरो तक। ठीक है, वो कहते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ कांस्टेंट करंट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर शुड बी मेंटेन्ड कांस्टेंट। अब हमें क्या करना होगा, अगर हम कांस्टेंट करंट को अचीव करना चाहते हैं तो हमें हमारे पास जो कंडक्टर है उसके दोनों एंड्स को हमें क्या करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना होगा, मेंटेन रखना होगा, सही है, कांस्टेंट रखना होगा। दिस इज़ डन बाय कंडक्टिंग इट्स एंड्स टू द टर्मिनल ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। अब ये हमारे पास किस तरीके से अचीव होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कंडक्टर है उसके टर्मिनल्स जो हैं, एंड्स हैं, उसको हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, सोर्स ऑफ करंट के साथ से, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता रहेगा और करंट जो है वो कांस्टेंट फ्लो करता रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट की। ठीक है, वो कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ करंट प्रोड्यूस वेरियस इफेक्ट थ्रू विच इट कैन बी डिटेक्टेड। सही है, इट सम इफ़ेक्ट्स आर गिवन। इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और केमिकल इफ़ेक्ट। अब हम चलते हैं सबसे पहले हीटिंग इफ़ेक्ट, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं व्हेन करंट फ्लोज थ्रू मेटालिक कंडक्टर इट प्रोड्यूस हीट। जब हमारे पास जो करंट है वो मेटालिक कंडक्टर के थ्रू मूव करेगा तो हमारे पास क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो गई। सही है, और ये हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, इसकी काजेज़ कौन सी है वो देख लेते हैं। वो कहते हैं व्हेन करंट फ्लो बिटवीन वायर्स, यानी कि हमारे पास जब करंट होगा वो फ्लो करेगा वायर्स के दरमियान। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द एटम ऑफ द लेटिस। अब हमारे पास यहाँ पे एटम भी होंगे, वो क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे और हम फिर क्या होगा, ट्रांसफ़र करेंगे कुछ काइनेटिक एनर्जी को उन एटम्स को। सही है, अब हमारे पास कोलिजन के नतीजे में क्या होता है, हीटिंग प्रोड्यूस होगी।
हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा उस कंडक्टर के अंदर। उसका फार्मूला है वो हमारे पास है H=I²R मल्टीप्लाई T। यहाँ पे अब जो R है वो क्या है, वो रेजिस्टेंस है उस मटेरियल की, और T क्या है, ये टाइम है, और हमारे पास I क्या है, ये हमारे पास करंट है। और हमारे पास जो डिपेंड कर रहा होता है हीटिंग इफ़ेक्ट, एक तो वो स्केयर ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा होता है, दूसरा वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है, नेक्स्ट वो टाइम पे डिपेंड कर रहा होता है, और इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनके जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा हमारे पास हीटिंग इफ़ेक्ट होगा, और जितना ज़्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा हीटिंग इफ़ेक्ट होगा। इस तरीके से जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, हीटिंग इफ़ेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके एप्लीकेशन की तरफ। उसके एप्लीकेशन में हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर्स आ गए, केटल्स आ गए, और जो इलेक्ट्रिक आयरन्स हैं ये हमारे पास किस चीज़ में आते हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास एक और इफ़ेक्ट है, उसको देख लेते हैं, वो हमारे पास मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। इसमें हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे वो कहते हैं इन 1819 Oersted found that the electric current flowing through a conductor has a magnetic field in the surrounding space। अब उन्होंने कहा था हमारे पास जब करंट किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा होता है तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके जो अराउंड स्पेस है उसमें पाई जाती है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कौन सी होती है और वो डिपेंड किस चीज़ पे कर रही थी, वो हमारे पास द वैल्यू ऑफ करंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। यानी कि हमारे पास जितनी ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी और डिस्टेंस होगा कंडक्टर से, उतना ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ये इस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है। ये कुछ हमारे पास पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। इस पैटर्न के साथ ना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। नेक्स्ट वो बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। इसको हम क्या करते होते हैं, करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास जितनी भी मशीन्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स इस्तेमाल होती है, इन्वॉल्व होती है, वो क्या कर रही होती है, वो हमारे पास मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को इस्तेमाल कर रही होती है। ये इसकी एप्लीकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल इफ़ेक्ट की। वो कहते हैं सर्टेन लिक्विड्स। यहाँ पे अब बात करेंगे हम लिक्विड्स की, ठीक है, जिसमें हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आ जाता है। कैन डिटेक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे पास क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस कीपिंग प्लेस विद इन दैम। अब ये किस वजह से कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, ये इस वजह से करता है क्योंकि हमारे पास इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उसी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंडक्ट होती है। फिर वो कहते हैं द स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इसकी जो स्टडी है इस प्रोसेस की उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन देखते हैं। वो कहते हैं द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल चेंजेस और रिएक्शंस बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आ सॉल्यूशन। यानी कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें क्या करते हैं हम केमिकल चेंजेस को देखते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किस तरीके से, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास आउट होता रहता है, तो वो हमारे पास प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे अब बात करते हैं, वो कहते हैं द केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ लिक्विड आर ड्यू टू केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पे अब वो जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड होता है इस इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, वैसे ही है उस लिक्विड में, वो हमारे पास जो करंट होता है उसके केमिकल इफ़ेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा होता है जो हमारे पास लिक्विड है वो कौन सी नेचर का इस्तेमाल हो रहा है, और हमारे पास जो करंट है जितना हम उस लिक्विड से गुजार रहे हैं उसकी क्वांटिटी कौन सी है, कितनी मिकदार में, इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट अब ये पैटर्न आ गया हमारे पास उसी चीज़ के जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी। नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, हमारे पास टर्म है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड हो गया, एनोड, कैथोड, इन छोटी छोटी टर्म्स को डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं आ लिक्विड दैट कंडक्ट्स। इनके जहाँ पे हमारे पास लिक्विड आएगा जो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। वो किस वजह से करेगा, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं। वो क्या कहलाएगा लिक्विड, वो हमारे पास होगा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आ जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास टर्म है इलेक्ट्रोड की, उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं आम मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वायर, रॉड और प्लेट बाय विच करंट एंटर्स और लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। यानी कि हमारे पास एक ऐसा मटेरियल जो वायर की फॉर्म में भी हो सकता है, रॉड या प्लेट की फॉर्म में हो सकता है, जिसमें क्या होता है, जो करंट होता है वो इंटर्स भी होता है और लीव भी करता है इलेक्ट्रोलाइट को, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड कहलाता है। अब जो इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक एनोड दूसरा कैथोड। ये जो हमारे पास एनोड होते हैं इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है सोर्स का उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर बात करते हैं कैथोड की। कैथोड में हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड आ जाते हैं और वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरीके से होती है ये देख लेते हैं। वो कहते हैं एन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज शो इन फिगर। यहाँ पे फिगर में आप लोगों को दिखाया गया है, ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। फिर वो बात करते हैं वैन CuSO4 डिजॉल्व्ड इन वाटर इट डिसोसिएट्स इनटू आइंस। जब हमारे पास ये जो CuSO4 है इसको वाटर में डिसॉल्व करते तो हमारे पास आइंस बन जाते हैं, सही है, Cu और SO4 नेगेटिव। जब हमारे पास इनमें से हम करंट को पास करवाते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हमारे पास होता है, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, वो हमारे पास जो करंट पास हो रहा होता है इसके केमिकल इफ़ेक्ट की वजह से होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिएक्शन से हमारे पास कैथोड पे कौन सा होगा, एनोड पे कौन सा होगा। कैथोड हमारे पास कौन सा होता है जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो, ठीक है, उसमें जो रिएक्शन होगा वो होगा Cu प्लस नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो विल गिव अस Cu, ठीक है, कॉपर। अब वो कहते हैं द कॉपर एटम्स 10 फॉर्म आर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। अब यहाँ पे हमारे पास कॉपर एटम बनेगा, ठीक है, जो कि कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड प्लेट पे। वाइल कॉपर इज़ बीइंग डिपॉजिटेड एट द कैथोड। जब हमारे पास कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, सो हमारे पास जो SO नेगेटिव आइंस है वो कहाँ पे जाएगा, वो एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि एनोड हमारे पास पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आइंस है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। फिर वो देखते हैं कि एनोड पे कौन सा हमारे पास रिएक्शन होता है। वो कहते हैं कॉपर एटम्स फ्रॉम एनोड go into the solution as copper atom combine with sulfate ions to form copper sulfate। यहाँ पे क्या होता है, जो कॉपर एटम्स होते हैं एनोड से, ठीक है, वो कहाँ पे जाते हैं सॉल्यूशन में, एज कॉपर एटम जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं कहाँ पे, सल्फेट एंड से। फिर वो हमारे पास क्या बना देते हैं, कॉपर सल्फेट, यानी कि Cu प्लस SO नेगेटिव विल गिव अस CuSO4। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट वो बात करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस्ड कॉपर इज़ कंटिन्यूसली डिपॉजिट ऑन कैथोड। जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा तो क्या होगा, जो हमारे पास कॉपर है वो मुसलसल ही कैथोड पे डिपॉजिट होती रहेगी, वाइल एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर डिजॉल्व्ड इनटू द सॉल्यूशन। और उतनी जितनी मिकदार हमारे पास डिपॉजिट होगी उतनी ही मिकदार सॉल्यूशन में डिजॉल्व होती जाएगी, एंड द डेंसिटी ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिमेन अनअल्टर्ड, यानी कि अनअल्टर्ड मतलब चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। सो हमारे पास जो डेंसिटी है वो तो सेम रहेगी, क्योंकि जितना हमारे पास डिपॉजिट हो रहा है उतना ही फिर डिज़ॉल्व हो रहा है। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर बेस कर रहा होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास क्या है। वो कहते हैं ऑफ प्रोसेस ऑफ कोटिंग थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल्स, यानी कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। जब हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्सपेंसिव मेटल्स हैं जो उनकी लेयर हम कोट करते हैं ऑन एन आर्टिकल ऑफ सम चीप मेटल्स, जब हमारे पास कुछ चीप मेटल्स होते हैं उनके ऊपर जब एक थिन लेयर चढ़ाते हैं एक्सपेंसिव मेटल्स की, वो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, ठीक है। आज का जो हमारे पास टॉपिक था वो यहीं तक था। थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।